हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स क्यों होते हैं? इंटरमोलिकुलर बल कमज़ोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सहसंयोज यौगिकों के गलनांक क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल कमजोर आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो कैसे होते हैं? बहुत कमज़ोर। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो किसी यौगिक में तत्वों के परमाणु के बीच लगने वाले बल से बनने वाले अबंध को रासायनिक अबंध कहते हैं। रासायनिक अबंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक अबंध और सहसंयोजी अबंध। फ्रेंड्स, कार्बन द्वारा प्रबल अबंध के निर्माण का एक कारण एक छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने अबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO प्लस MgCO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें फ्रेंड्स किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का है, क्या है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा इसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धनावेश बढ़ जाता है या द्रव्यावेश कम हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स ऑक्सीकरण के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिएक्शन इसमें अवरोध अभिक्रिया में तो क्या हो रहा है? SnCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब दो अलग अलग यौगिक में ऑक्सीकरण और अपचयन होते तो ऐसी अभिक्रियाएँ क्या कहलाती? रिडॉक्स अभिक्रियाएँ। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं Sn+2 का Sn+4 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। Hg+2 में Hg हो जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, H2O2 + Cl2 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? ये एक अपचायक के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, H2O2 अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, PbO2 4HCl PbCl2 + 2H2O + Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, तो कौन सा है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृत्ति या उसमें से ऑक्सीजन हटने का अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकले उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ सहयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो कौन सा अच्छा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग रोगाणुनाशी
के रूप में पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो अभी गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो है, तो वो क्या है, दहन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो दहन कहलाती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना। अतः दहन का वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें से फ्रेंड्स सत्य है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं तो किस में होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण निम्न है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, CuSO4 Zn, तो ZnSO4 और प्लस CO बनता है। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, लेड अपचयन होता जा रहा है, कार्बन का उपचयन हो गया है, लेड ऑक्साइड उपचयन हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें ए और बी आपसे गलत पूछे गए हैं और बी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक या अपकारक या रिडक्शन एजेंट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन आदि हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक कैटायन है। तो कौन है, अमोनियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है। इसे ही धनायन यानी कि कैटायन NH+ या अमोनियम कहते हैं। उपरोक्त प्रश्न में अमोनियम क्या है, कैटायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो क्या प्रदर्शित करती है, यौगिक का वास्तविक आवेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, अर्थात जितनी परमाणु की संयोजकता होगी वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो आप सोडियम का देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसकी संयोजकता कितनी है, 1। तो सोडियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है, गतिविधि श्रृंखला के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे गतिविधि या एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। धातुओं की घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की गतिविधि श्रृंखला निम्नलिखित है। तो आप इसे देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, बेरियम, सेरियम। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि घोल A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या है, B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है। तो प्रतिक्रियाशील कौन है सबसे अधिक, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। तो धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के घटने के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। दी गए विकल्प में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, कैल्शियम। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो कौन करती है, जस्ता यानी कि जिंक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आयरन क्लोराइड लोहे यानी फेरस को जिंक से विस्थापित कर देती है क्योंकि जिंक का अपचायक क्षमता फेरस से अधिक होती है। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता यानी कि जिंक लोहे के से ऊपर आता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? कौन सी नहीं करेगी? चांदी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? कॉपर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जल मिश्रित HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट के क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम अम्ल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं जल के साथ, तब H+ आयन हमें मिल जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये मिथाइल ऑरेंज व नीली लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो इससे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिरवल अम्ल को विलयन में होते हैं, तो क्या होते हैं? ज़्यादातर आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो इसमें H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन ए सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, H2SO4 की अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिरवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन फ्रेंड्स इसमें गलत है? अम्ल वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत पूछा गया है आपसे, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रासिस्ट अनॉक्सी अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अम्लों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला आता है ऑक्सी अम्ल। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4। बात करते हैं हाइड्र अम्ल। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित। तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल या हाइड्रा एसिड्स या अनॉक्सी अम्ल भी कहते हैं। तो जैसे HCl, HBr, HCl, ये सब क्या हैं? हाइड्रा अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम धावन सोडे को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो फ्रेंड्स, हम क्या देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह की रिएक्शन होती है जब हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फ्रेंड्स, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। ये गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचालक बैटरियों के यूज़ में होता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोना को घोल सकता है तो कौन घोल सकता है सोने को? एक्वा रेजिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग यानी HNO3 एक अनुपात और 3HCl लेंगे तब हमारा क्या बनेगा? एक्वा रेजिया। तो ये क्योंकि ये सोल्ट और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी क्या कर सकता है? गला सकता है। कौन? एक्वा रेजिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो कौन देता है? CH3COOH। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ आयन और ऋणायनों में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ये अम्ल पानी पर घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ आयन व ऋणायनों में नहीं बदलते हैं, जैसे CH3COOH। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ आयन देते हैं। तो आप ध्यान रखें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, आम्लिक आधार पर कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, जो पानी पर घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? तो एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाते हैं वो H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट है बी, एक अम्ल जो आंतरिक रूप से जल में आयनित हो जाता है तो वो H+ आयनों में का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, दोनों ही कथन इसमें क्या है? सही है। ए और बी दोनों सही है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अणु जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है और H+ आयन। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये स्वाद में कड़वा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्लीय नहीं है तो कौन नहीं है? CCl4। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये एक रंगहीन वाष्पशील द्रव्य है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात का मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का आपको 1 अनुपात लेना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना लेना है? 3। तब हमें क्या बनेगा? एक्वा रेजिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? अम्लराज।
तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको अम्लराज नाम से भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो कौन करता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा, गंध तीखी होती है। ये सिरके का मुख्य घटक होता है और पानी में घुलने पर एसिटिक अम्ल का विभाजन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे एसिडेट आयन CH3COO तथा हाइड्रोजन आयन बनता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अम्ल है जो पूरी तरह से जल में, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धीमा उदासीनीकरण, यानी कि एसिड प्लस बेस H2+ साल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट, आपसे गलत पूछा गया है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने क्या दिया गया है? H2 दिया गया है। यहाँ क्या होना चाहिए था? जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? फ्रेंड्स, बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 210 ग्राम। आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर रेशियो प्रोपोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा मैथ में तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो अम्ल के समान गुण देख लेते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लेटेक्स को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण को दर्शाते हैं। इसके जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस का निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। तो ये इसके गुण हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस से क्वेश्चन, यानी कि क्षार से। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? C2H5OH, यानी इसे क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार सार्वत्रिक सूचकों को रंग में बदल देता है। तो किस में बदल देता है? नीले रंग में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में क्षारीय है? तो कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सब क्या हैं? HCl, HNO3 और H2SO4 क्या हैं? अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषम पहचान करें। तो NaOH, COH2, NH4OH, ZnOH2। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? उभयधर्मी, यानी कि इम्फोट्रिक। और बाकी सब क्या है? बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है? Al2O3। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपसे गलत पूछा गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसकी क्षारीयता के लिए मौजूद OH आयन होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये किसका गुण है? ये अम्ल का गुण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
तो क्षार वो यौगिक है जो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण देता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। और यही आपसे दिया गया था। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? अम्ल। लेकिन आपसे क्या दिया है? क्षार। क्षार के बारे में पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्या है? ये पानी व हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्षार स्वाद में कसैला होता है। क्षार छूने से साबुन के जैसा महसूस होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पर जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए लाल लिटमस पेपर को ब्लू यानी कि नीले में बदल देता है। ये जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करता है। तो ये क्षार के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? MgOH2। तो ये क्या है फ्रेंड्स? एक ये कह सकते हैं प्रयोग इसकी अम्लता दूर करने के लिए करते हैं। ये अम्ल विषाक्तीकरण पॉजिटिव एंटीजन के रूप में किया जाता है और ये क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वो OH आयनों से बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। नेक्स्ट कथन है हमारा, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है OH नेगेटिव आयनों के कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल एक कथन सही है और बी गलत है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रबल अम्ल या भस्म वे पदार्थ, प्रबल क्षार या भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं दुर्बल क्षार की, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का अल्प या कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्षार है? तो इनमें से क्षार क्या है? NaOH। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में, पेट्रोलियम के परिष्करण आदि में किया जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? नीली लिटमस को लाल कर में बदलते हैं। ये कौन करता है? अम्ल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं लवण की यानी सॉल्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो क्षार और अम्ल की हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं तो क्या करती हैं? लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसकी अभिक्रिया एक देख भी सकते हैं। हम सोडियम की अभिक्रिया जब हम किससे कराते हैं? सोडियम क्या धातु है और हाइड्रोक्लोरिक क्या एक अम्ल है। तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड एक लवण मिलता है और क्या मिलता है? हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NaCl एक लवण है जो बनता है तो कब बनता है? तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड एक समान लवण है जो एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कराने पर बनता है। आप इस अभिक्रिया को देख भी सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? फ्रेंड्स, किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो समुद्री जल का वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है।
सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा या कॉस्टिक सोडा होता है। सोडियम सिलिकेट क्या है? कांच एवं गिलास का कार्डबोर्ड आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो किसका है? नमक का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? NaCl यानी कि नमक का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको यह अभिक्रिया दिखाई भी थी, आप देख भी सकते हैं इसे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में और प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं? लवण और जल। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, साधारण नमक यानी NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है? आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। NaOH क्या है? हमारा एक क्षार है, और HCl क्या है? एक अम्ल है, और NaCl क्या है? एक लवण है, और क्या बन रहा है? हमारा जल बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर था 10। आई होप आपने इसे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं एक बात फिर बता दूं, जिन लोगों का एग्ज़ाम जल्दी है तो वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और जिन लोगों का एग्ज़ाम बाद में है तो उनके लिए मैं पूरी बुक सॉल्व कराऊँगा। आप ये ना समझें कि मैं बुक पूरी सॉल्व नहीं कराऊँगा, दोनों बुक पूरी सॉल्व कराने वाला हूँ। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।